हेलो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं और अर्थशास्त्र विषय का अध्याय नंबर पहला और अध्याय नंबर पहला का पालमपुर गांव की कहानी हम लोग वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको शॉर्ट सर्किट में लेके चलना है और शॉर्ट सर्किट में हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ते हुए चलना है। और इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और स्टोरी को धीरे-धीरे हम लोग करते चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है? ताकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा वो हम लोग को पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है? और जो कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि पालमपुर गाँव की जो कहानी है, उसमें मुख्य क्रिया जो है वो आपका खेती था। पहला काम क्या था उसका खेती, यानी वहाँ के लोग जितने भी रहते थे मुख्य क्रिया उसकी क्या थी खेती करना, जबकि अन्य कई क्रियाएँ भी शामिल थी उसमें से क्या था लघु निर्माण, डेयरी था, परिवहन था। इस प्रकार से सीमित स्तर पर की जाती थी और उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसमें से कुछ संसाधन का भी प्रयोग किया जाता था, जो कि संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पहला था प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएँ और मानव प्रयास। इस प्रकार के जितने भी संसाधन हुआ करते थे, इस प्रकार के प्रयोग होते थे। इसमें इच्छित वस्तुएँ और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए क्या होते थे, विभिन्न संसाधन का समायोजित किस प्रकार से किया जाना था, उसके बारे में इस संसाधन में कर लेते थे लोग। परिचय में देखेंगे हम लोग परिचय परिचय में देखेंगे पालमपुर गाँव के आस-पड़ोस की गाँवों और कस्बों की भली-भाँति जुड़ा हुआ था। स्वाभाविक है, एक गाँव दूसरे गाँव से जुड़ा होता था। एक बड़ा गाँव रायगंज, जो कि पालमपुर गाँव से कितने किलोमीटर दूरी थी? 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि पालमपुर गाँव से रायगंज की दूरी कितनी किलोमीटर थी? तो हम लोग लिखेंगे 3 किलोमीटर। कितना लिखेंगे? 3 किलोमीटर में टिक मारेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रत्येक मौसम में ये सड़क जो है रायगंज और उसके निकटतम छोटे-छोटे कस्बों पे जुड़ा करती थी और जब लोग वहाँ से गुज़रते थे तो वहाँ पे कुछ सड़क के किनारे कुछ गाड़ियाँ तथा कुछ वैसी वस्तुओं को देखते थे जैसे कि सड़क पर गुड़, गन्ने की कुछ लदी हुई बैलगाड़ियाँ और वाहन थी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जाते थे, ठीक है? और इस गाँव में लगभग जो है वो 450 परिवार रहा करते थे। इसमें ऑप्शन आएँगे कि पालमपुर गाँव में कितने परिवार रहा करते थे, तो हम लोग का ऑप्शन जाएगा 450, ठीक है? और इसमें हम लोग देखेंगे अधिकांश लोग जो है वो भूमि का मालिक हुआ करते थे, जो कि उसके परिवारों की संख्या 80 थी। कितना था? 80। हम लोग इसमें भी देखेंगे कि अधिकांश जो 450 परिवार में जो था, उसमें अधिकांश भूमि का स्वामी कितने परिवार के लोग थे? 80 परिवार के लोग, जो कि उच्च जाति के लोग रहा करते थे। इसके मकान भी कैसे थे? बड़े-बड़े ईंट से और इसके मकान बड़े-बड़े थे और जो कि ईंट और सीमेंट से बने हुए थे। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जिसको हम लोग दलित कहते हैं और इसके लोगों की संख्या कुल जनसंख्या से कितना था? 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई था, यानी कुल परिवारों की संख्या इसकी कितनी थी? 150। इसके परिवारों की संख्या कितनी थी? 150, यानी अनुसूचित जाति यानी दलित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1 तिहाई था, यानी परिवारों की संख्या आपका 150 थी। वे गाँव के एक कोने और छोटे कस्बों में रहते थे और जिसका उसका मकान जो था वो मिट्टी और फूस से बना हुआ था। अधिकांश के घरों में बिजली है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते थे। जितने भी खेती करते थे वो नलकूप के द्वारा ही पानी का सप्लाइंग किया जाता था। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता था, जैसे कि नहाना है और बहुत सारे खेती से रिलेटेड काम था उसके किए जाते थे। पालमपुर में 2 प्राथमिक स्कूल थे। इसमें हम लोग देखेंगे 2 प्राथमिक स्कूल और 1 हाई स्कूल। तो पालमपुर गाँव में कितने हैं? 2 प्राथमिक, 1 हाई और 1 प्राथमिक उपचार सेवा केंद्र और 1 निजी औषधालय था। ठीक है? जो कि रोगियों के उपचार करने के लिए वहीं पे ले जाया करते थे। आगे देखते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में हम लोग को चलना है। उपयुक्त विवरण के स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन साधनों और
बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र था। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। ये आपके करने के लिए बोल रहा है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये सब ऑप्शन के लिए क्वेश्चन नहीं है। एक काल्पनिक गाँव, पालमपुर गाँव की कहानी किसी भी गाँव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गाँवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि होती है। ये हमारा भारतवर्ष में ही खेती कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग का खेती मुख्य उत्पादन क्रिया होती है। और इसमें क्या है, अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिसको हम लोग गैर कृषि कहते हैं। कृषि के अलावा कोई भी वैसे काम किए जाते हैं जो कि गैर कृषि कार्य से संबंध होते हैं, जो कि कृषि से रिलेटेड नहीं होते हैं, उस वैसी क्रियाएं को हम लोग क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होते हैं गैर कृषि क्रियाएं में। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इस प्रकार के दोनों क्रियाओं के बारे में विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोग खेती में देखते हैं, खेती और यानी कृषि और गैर कृषि। कृषि से क्या होती है, जो कि कृषि से संबंधित होती है, जो उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित होती है। और गैर कृषि क्रियाएं जो सर्विस देने के काम करती है। नेक्स्ट आते हैं, उत्पादन का संगठन किस प्रकार से हुआ करता था। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होती है जो कि जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें चीज़ों की आवश्यक होती है। पहली आवश्यकता हमारी भूमि होती है। उत्पादन के संगठन के क्षेत्र में क्या होती है, पहला आवश्यकता जो होता है क्या होता है, भूमि होता है। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उत्पादन के संगठन में सबसे पहला आवश्यकता तथ्य क्या है, तो हमारा आंसर जाएगा भूमि की ओर। नेक्स्ट आते हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया। दूसरी आवश्यकता हमारा क्या होती है, श्रम होती है, यानी मजदूर। लोग काम कैसे करेंगे, लोग काम करेंगे, ये हमारा श्रम के अंतर्गत आता है। कुछ उत्पादन क्रियाएं जरूरी कार्यों के लिए करने के लिए पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाएं जो कि शारीरिक कार्य के लिए श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करना होता है। कोई भी प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारा श्रम की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी होती है। जब 2 चीज़ हमारा हो जाता है, सबसे पहला भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा चीज़ हमारा क्या है, ज़रूरत, भौतिक पूंजी। अगर पूंजी ही ना रहे, तो हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत होती है। क्या हम जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन-कौन सी मदें आती हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ आएँगे। भौतिक पूंजी के अंतर्गत भी कि 2 भाग में उसको बाँटा गया है। 2 भाग में क्या बाँटा गया है? सबसे पहला तो हम लोग अगर किसी भी कारखाना या फिर किसी भी चीज़ को अगर शुरू करते हैं तो उसमें हमारे मोटी-मोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मशीनों की आवश्यकता जो कि औज़ार, मशीन भवन, औज़ारों और मशीनों के अत्यंत साधारण औज़ार कई किसान के हल को लेकर परिष्कृत, जैसे कि जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर आदि आते हैं। औज़ारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जो कि ज़्यादा दिनों तक प्रयोग की जाने वाली वस्तुएँ और उसमें लगाई गई पूँजी को अस्थायी पूँजी कहते हैं। वैसे वस्तुएँ में लगाई गई पूँजी जो कच्चा माल की तरह, यानी बार-बार लगती है पैसा, वैसे पूँजी को हम लोग कार्यशील पूँजी कहते हैं। जैसे कि मशीन ले लिए, मशीन लगने के बाद क्या होता है, मशीन में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं, यानी अस्थायी पूँजी कहते हैं। अगर किसी चीज़ का उसमें खराब हो जाना तो वो कार्यशील पूँजी के अंतर्गत जाएगा। चलता हुआ खराब हो जाता है तो वो कार्यशील पूँजी का उदाहरण होता है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जो कि स्वयं उपभोग हेतु बाजार की बिक्री को उत्पादन के लिए क्या होती है, भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी के साथ-साथ योग बनाने के लिए एक उद्यम की आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होने के बाद उसको क्या होना चाहिए, उसको बेचने के लिए भी एक प्रोवाइडर होना चाहिए, जो कि हम लोग आजकल इसे मानव पूँजी के रूप में भी कहते हैं। और मानव पूँजी के विषय और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।
उत्पादन भूमि श्रम पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है और उत्पादक का कारक कहलाता है ये। इसमें देखेंगे हम लोग उत्पादन भूमि, श्रम हो गया, पूंजी मिल गया। इन तीनों चीज़ का मुख्य आवश्यकता होती है हमारे किसी संगठन या फिर किसी उत्पादन के क्षेत्र में। संयोजित करके संगठित होता है तो इसको हम लोग उत्पादन का कारक कहते हैं, एक तरह का फैक्टर होता है। किस चीज़ का? तो उत्पादन के लिए। पालमपुर की कहानी में पढ़ने के क्रम उत्पादन के प्रमुख 3 कारकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अच्छी तरह से सीखेंगे, जो कि क्षेत्रक के रूप में विभाजित किया गया है। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी ही कहेंगे। अभी फ़िलहाल जब तक हम आगे की जो क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तब तक हम इसे भौतिक पूंजी के नाम से ही जानेंगे।